अब दिख रहा है? ठीक है। ऑडियो भी आ रहा है? हाँ, सब अरेंज हो जाएगा, रुको तो। अब सही हो गया है, लेफ्ट राइट। ठीक है। टेक्सोनोमिकल ऐड हो गए थे। अब देखिए, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पेज नंबर 6 to 14। पेज नंबर 6 to 14 एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। के पेज नंबर 6 से पेज नंबर 14 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा जब आप टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन गिवन है। एक वीट का है, एक मैंगो का है, एक ह्यूमन का है और एक हाउस फ्लाई का है। ये चारों क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद करने हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउस फ्लाई की फैमिली का नाम क्या है। डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। मैंगो की फैमिली का नाम क्या है? वीट, उस वीट की फैमिली का नाम क्या है? याद रहना चाहिए आपको। ठीक है। आगे आता है स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यही था क्या? बच्चों, स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी कोशिश की। यानी स्पीसीज को साइंटिस्टों ने डिफाइन करने की कोशिश की। अब जब स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया लेके डेफिनेशन देने की कोशिश की, तो सबसे पहले बच्चे कोशिश की एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है जॉन रे। क्या नाम है? जॉन रे। ध्यान से सुनना। जॉन रे ने बोला मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जब बच्चों उन्होंने बोला कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे और एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर कुछ साइंटिस्टों को ये पॉइंट बात समझ में आई, कुछ साइंटिस्टों को समझ में नहीं आई। और मैं तो ये बोलूंगा कि कुछ साइंटिस्टों को समझ में आई, बहुत से साइंटिस्टों को ये बात समझ में नहीं आई। जब का दिन और आज का दिन बच्चों, स्पीसीज और स्पीसीज प्योरली डिफाइन नहीं कर पाए। यानी स्पीसीज की आज तक कोई प्योरली डेफिनेशन नहीं है। अगर प्योरली डेफिनेशन नहीं है तो आज भी अगर हम स्पीसीज के ऊपर डिबेट करने के लिए बैठे तो घंटों तक डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? जीरो। जब आज तक हम स्पीसीज और स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो फिर अलग अलग बच्चों साइंटिस्टों ने अपनी अपनी कोशिश की और स्पीसीज को डिफाइन करने की कोशिश की, तो उनको बोला गया स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जब स्पीसीज कॉन्सेप्ट बोला, स्पीसीज को क्यों नहीं डिफाइन किया गया, क्यों नहीं किया जा सका आज तक डिफाइन? क्योंकि बच्चे स्पीसीज है, वो एक स्पीसीज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ये है। बेशर्त ये है कि आप करेक्टर कौन सा अप्लाई करते हो। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकती है। शर्त यह है कि आप उसके ऊपर करेक्टर कौन सा अप्लाई करते हो। जो करेक्टर अप्लाई करोगे उसी के बेसिस पे बच्चों ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकती है। जब बच्चों ये कंडीशन है तो एक स्पीसीज उस स्पीसीज को प्योरली डिफाइन नहीं किया जा सका है। और स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, उन कॉन्सेप्ट में से कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि सर, एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही स्पीसीज मेनी ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? मैंने बोला है एक स्पीसीज मेनी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकती है, शर्त यह है कि आप करेक्टर कौन सा यूज में ले रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल से अगर समझना है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा आप सभी नाम जानते हो। मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे नाम रखता हूं और बहुत सारे मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे नाम रखता हूं और बहुत सारे क्या रखता हूं? कैरेक्टर्स भी रखता हूं। कैसे? जब भी मैं बच्चों सुबह सुबह खड़ा होता हूं तो मेरे बच्चे मेरे सामने होते हैं। अगर मेरे बच्चे सामने होते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको अच्छे से पालन पोषण किया जाए, उनको ऐसे संस्कार दिए जाएं कि किसी के सामने अगर खड़े हो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। करता हूं तो मेरी वाइफ होती है सामने, अगर वाइफ है तो उसके सामने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जो भी उसकी डिमांड हो उनको कम, उसकी मान सम्मान की रक्षा की जाए और सुख दुख में उसके साथ में खड़ा रह जाए। फिर जाता हूं तो मेरे चुप रहो फिर जाता हूं फिर मैं जाता हूं तो मेरे मदर और फादर सामने होते हैं।
मदर और फादर सामने होते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, जो भी वो बोले उनके अकॉर्डिंग सब कुछ किया जाए। फिर मैं आपके सामने आता हूं, जब आपके सामने आता हूं तो मेरे सामने स्टूडेंट बैठे रहते हैं, स्टूडेंट अपना टारगेट लेके आते हैं, उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर मैं फैकल्टी रूम में जाता हूं तो मेरे फ्रेंड्स बैठे रहते हैं, अगर फ्रेंड्स को किसी को मेरे से प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब फाइनली बोला जाए तो मेरे बारे में कई लोग बोलेंगे महान इंसान है, या फिर कई लोग ऐसे बोलेंगे कि जो भी है देश है। लेकिन 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 जब आप करेक्टर लगा के देखोगे तो बच्चों अलग अलग नाम निकल के सामने आएंगे। यानी जब करेक्टर लगाओगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। जब हम आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं तो मैं उनका क्या फादर हूं? जब मेरे सामने वाइफ हस्बैंड हूं? जब मेरे सामने मेरे मदर और फादर है तो क्या उनका सन हूं? जब आपके सामने खड़ा हूं तो क्या टीचर हूं? और बच्चों जब मैं फैकल्टीज के साथ में बैठा हूं तो क्या वो मेरे फ्रेंड है? तो जैसे एक स्पीसीज हो, एक स्पीसीज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकती है, शर्त यह है कि आप करेक्टर कौन सा अप्लाई करते हो। इसीलिए बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए तो एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। उनमें कॉन्सेप्ट कितने के बारे में बात करेंगे? 2 के बारे में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, उस फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। कौन सा है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बच्चों कॉन्सेप्ट दिया था मेयर ने। किसने दिया था? मेयर ने। और अगर मेयर की बात करें तो 1904 के अंदर उस दुनिया में आए थे और 2004 के अंदर इस दुनिया को छोड़ के गए थे। मतलब पूरी की पूरी सेंचुरी लगा के गए ये मेयर। उस मेयर ने बोला, ध्यान से सुनना अब जो भी बता रहा हूं। मेयर ने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग, नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी रखते, जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल इंटरब्रीडिंग की वो आफ्टर नेचुरल इंटरब्रीडिंग अपने ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेयर ने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी रखते हैं, क्या रखते हैं? नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी रखते हैं, वो आफ्टर नेचुरल इंटरब्रीडिंग अपने ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो बच्चों डेफिनेशन, उस डेफिनेशन से आपके सामने 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। कितने पार्ट निकल के आते हैं? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स कौन कौन से निकल के आते हैं? एक पार्ट तो ये आता है कैपेसिटी टू इंटरब्रीडिंग। फर्स्ट पार्ट तो कौन सा आता है? कैपेसिटी टू इंटरब्रीडिंग। यानी इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप जानते हो सभी के अंदर इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी नहीं होती। सेकंड बच्चों डेफिनेशन से पॉइंट निकल के आता है, वो निकल के आता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या है बच्चे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेगी। अब सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने ये आ रहा है कि उन्होंने बोला कि जिन ऑर्गेनिज्म में नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी होगी, वो ऑर्गेनिज्म आफ्टर नेचुरल इंटरब्रीडिंग अपने ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो है कि जब भी इंटरब्रीडिंग होती है तो आफ्टर इंटरब्रीडिंग क्या 100% या फिर कुछ स्टेराइल कुछ फर्टाइल मिलती है? बोलोगे कुछ स्टेराइल कुछ फर्टाइल मिलती है, चाहता हूं वैसा ही बोलोगे आप। अगर बच्चों कुछ फर्टाइल और कुछ स्टेराइल मिलती है तो उस कपल के 10 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। 10 बच्चों में से 9 फर्टाइल है और 1 स्टेराइल है। यस और नो? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 9 तो क्या होंगे? फर्टाइल, और 1 क्या होगा? स्टेराइल। ठीक है, एक कपल है, उस एक कपल के बच्चों 4 बच्चे, उन 4 बच्चों में से 3 1 स्टेराइल। आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। जब आपने बोला 10 में से 9 फर्टाइल और 1 स्टेराइल, तो फिर 4 होंगे तो 3 फर्टाइल और 1 क्या होगा? स्टेराइल। हेलो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो बच्चे, अगर बात की जाए तो अगर मैं जिनमें इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी होती है, और इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी होती है तो 1 लाख में से 1 फीमेल ऐसी होगी जिसमें बच्चों मां बनने की कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब वो क्या होगी? स्टेराइल। अगर बच्चों 1 लाख में से 1 है तो मैं बोलूंगा क्या है? नेग्लिजिबल। अरे क्या है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि आफ्टर नेचुरल इंटरब्रीडिंग कुछ फर्टाइल कुछ स्टेराइल।
हम ये भी नहीं बोलेंगे कि 100 ये भी नहीं बोलेंगे कि 90% फर्टाइल 10% स्टेरल, नहीं, हम क्या बोलेंगे 100% क्या मिलेगी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हेलो, अरे समझ तो पा रहे हो क्या? तो जब भी नेचुरल इंटरब्रीडिंग होगी तो नेचुरल इंटरब्रीडिंग के बाद में जो भी ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो 100% क्या होगी बच्चे? फर्टाइल। अरे क्या होगी? फर्टाइल। अब मुझे बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का कैरेक्टर क्या है? इस कॉन्सेप्ट का अगर कैरेक्टर देखें तो कैरेक्टर क्या रहेगा? क्या बच्चों? इंटरब्रीडिंग। अरे बोलो, इंटरब्रीडिंग। और इंटरब्रीडिंग के अंदर भी कौन सा आ रहा है? क्या आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? नेचुरल इंटरब्रीडिंग। नेचुरल इंटरब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी किसमें होगी? जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा उसमें, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा उसमें? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, यानी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखने वाले ही नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। और जो बच्चों नेचुरल इंटरब्रीडिंग करने के बाद में अपने ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो इस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बोला जाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्या बोला जाएगा? बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्या बोलोगे आप उसको? बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब देखो, मेरे ने आगे समझाने के लिए बोला, ध्यान से सुनना, पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आगे समझा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैंने बोल रहा है ये टू है, ये दो बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेचुरल इंटरब्रीडिंग। अगर ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग करेंगे तो ये सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? एक। मतलब एक, सेम का मतलब क्या है? एक। टू ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। अगर नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती तो ये डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब की बार बायोलॉजिकल स्पीसीज कितनी हो गई? टू। फिर से रिपीट कर देता हूं, आगे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सही होने चाहिए। फर्स्ट उन्होंने बोला अगर ऑर्गेनिज्म नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं तो नेचुरल इंटरब्रीडिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या समझ में आ गया है? ऑनलाइन वाले भी यस और नो? ठीक है, चलिए फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। तैयार हो आंसर देने के लिए? ये बच्चों कोई ग्रुप है, ए ग्रुप, और इस ए ग्रुप के मेंबर हैं A1 A2 A3। कौन कौन से मेंबर है? A1 A2 A3। सभी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। A1 A2 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, A2 A3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, A1 A3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है। बताइए कि, अरे बोलो, क्या वन बायोलॉजिकल स्पीसीज? क्योंकि हमने बोला है कि जो भी नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं वो सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज है? वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। मैं समझ में तो आ रहा है क्या? अगला पॉइंट, कोई बच्चों बी ग्रुप है और इस बी ग्रुप के मेंबर है B1 B2 एंड B3। B1 नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, B2 B3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, B1 B3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता। बताइए कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज? क्या टू बायोलॉजिकल स्पीसीज? टोटल बायोलॉजिकल स्पीसीज कितनी है? टू। ये पॉइंट कईयों को नहीं समझ में आया है, बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं जानता हूं, चेहरा देख के बता सकता हूं मैं किसको नहीं समझ में आया। अब देखो, ये इसके साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, B1 B2 के साथ नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, तो क्या ये वन बायोलॉजिकल स्पीसीज? अब B2 B3 के साथ नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, तो ये सेम बायोलॉजिकल स्पीसीज है, तो B1 भी B3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं करेगा। तो क्या ये वन बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये अनदर बायोलॉजिकल स्पीसीज? तो कितनी होगी टोटल? टू। अगला बच्चों सी ग्रुप है, इस सी ग्रुप के मेंबर है C1 C2 C3। C1 C2 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, C2 C3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, C1 C3 के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता। बताइए कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज? क्या थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज? अरे बोलो, क्लियर है? पक्का? अब आगे बोलो। मैं बात कर रहा हूं बच्चे अपनी, यानी वुमेन्स की, और वुमेन्स की बात कर रहा हूं तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के वुमेन्स की बात करूंगा। मैंने बोला एक तो है बच्चे इंडियन, क्या है? इंडियन। एक है अफ्रीकन, और एक है अमेरिकन।
पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो हम नेचुरल इंटरब्रीडिंग करवा रहे हैं तो नेचुरल इंटरब्रीडिंग करवाने के लिए सेक्स ऑर्गन का कपल होना चाहिए। सेक्स ऑर्गन का क्या होना चाहिए? कपल, तभी नेचुरल इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होती है। अगर सेक्स ऑर्गन का कपल नहीं है तो फिर नेचुरल इंटरब्रीडिंग की बच्चों कैपेसिटी नहीं हो पाएगी। इंडियन अफ्रीकन के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है, और इंडियन अमेरिकन के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर सकता है। तो मैं बोलूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमंस है वो क्या सिंगल बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? अरे बोलो, ये किसके अकॉर्डिंग बात करें? क्या मेयर के अकॉर्डिंग बात करें? किसके अकॉर्डिंग बात करें? मेयर के अकॉर्डिंग। क्या समझ में आ गया आपको? पक्का क्वेश्चन हो जाए? चलो ठीक है। कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं। आपके सामने कुछ ऑर्गेनिज्म के नेम लिखे गए हैं। डंकी, हॉर्स, म्यूल, वुमेन, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए का मतलब क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। रेट, चाइना रोज। आपको बताना है कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज है, और आपके पास में ऑप्शन है फर्स्ट 7, सेकंड है 6, थर्ड है 5 और फोर्थ है 4। जल्दी से बताएं, ऑनलाइन वाले भी। कुछ ऑर्गेनिज्म के नेम लिखे गए हैं, आपको बतानी है कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज है। हाँ बोलिए। हाँ 5 6, देखो 2 4 अगर ऑप्शन और दे दूंगा तो वो भी आ जाएंगे। 7 to 1 तक कितने भी हो सकते नंबर आपके अकॉर्डिंग, है ना? फर्स्ट ऑप्शन वाले कौन कौन है? अपना हाथ खड़ा करेंगे जल्दी से। 7 वाले कोई नहीं है? हाँ कुछ पूरा हाथ खड़ा किया। ठीक है। 6 वाले नंबर बड़े। 5 वाले ठीक है। 4 वाले, और जो न्यूट्रल है वो इधर ही नहीं है। देखो देखते हैं कितनी है। डंकी, डंकी के अंदर क्या नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी होती है? अरे क्या इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है? क्या हॉर्स के अंदर बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है? क्या म्यूल के अंदर होती है? नहीं, ये क्या होता है? स्टेराइल है, स्टेराइल। क्या ह्यूमंस के अंदर होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है? नहीं, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है एब्सेंट। क्या रेट में होती है? और क्या चाइना रोज प्लांट में होती है? बिल्कुल, चाइना रोज प्लांट है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। डाइकोट है। क्या है? डाइकोट। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है। तो बताइए, अब मुझे बताइए कौन कौन से प्लांट है जो नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन सॉरी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरल इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी तो रखते हैं लेकिन आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते? कौन कौन से? 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर क्या गया? 5। अरे बोलो। अब देखो, जब ये बताया जाता है कि म्यूल स्टेराइल है, इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, तो फिर स्टूडेंट बोलता है कि सर म्यूल बनता कैसे? हॉर्स और डंकी उन दोनों के बिटवीन आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाने से। और जब आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? क्या बच्चों? स्टेराइल। क्या स्टेराइल ऑफस्प्रिंग? क्या रही है? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। तो जब भी हम आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाते हैं और आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाते ही स्टेराइल ऑफस्प्रिंग मिलती है, तो क्या मेयर उस मेयर के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देते? मेयर ने क्या बोला था? मेयर ने यह बोला था कि अगर नेचुरल इंटरब्रीडिंग होगी तो आफ्टर नेचुरल इंटरब्रीडिंग स्पीसीज अपने ही जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब भी आपने आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाई तो आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाते उसका रिजल्ट क्या? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग था। अरे बोलो। इसके अलावा बच्चों म्यूल, ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मेयर का, ये मेयर का कॉन्सेप्ट है, क्या रॉन्ग है या फिर इसके अंदर कुछ एरर है? इनकम्प्लीट है या रॉन्ग है? इनकम्प्लीट है।
मेयर ने ये तो बता दिया कि जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जिनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी नहीं होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर बच्चों सेक्सुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है तो इसके अंदर इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी नहीं है। अगर इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में बच्चे मेयर ने नहीं बताया। अगर मेयर ने नहीं बताया तो मैं बोलूंगा ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट गलत तो है, इनकम्प्लीट। और मेरे हिसाब से तो ये जो मेयर का कॉन्सेप्ट है ये मेयर का कॉन्सेप्ट बहुत सही है, यानी बहुत हद तक क्या है सही है। कैसे बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हो ऊपर वाले ने सोच समझ के सेक्स ऑर्गन का कपल बनाया। जो सेक्स ऑर्गन के कपल हैं वो चाहकर भी दूसरे के साथ में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। अगर चाहकर भी नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, इंटरब्रीडिंग कैरेक्टर लेके जब इन्होंने स्पीसीज को डिफाइन करने की कोशिश की तो क्या कुछ हद तक सही था? अरे बोलो। जब बच्चों मेयर का कॉन्सेप्ट आया तो मेयर के कॉन्सेप्ट के बाद में टेक्सोनोमिस्टों ने बोला। टेक्सोनोमिस्ट कौन थे? जो क्लासिफिकेशन करते हैं, टेक्सोनोमी के अंडर काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? टेक्सोनोमिस्ट। टेक्सोनोमिस्टों ने बोला कि मेयर बकवास कर रहा है, इंटरब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग कोई कैरेक्टर नहीं होता है, इंटरब्रीडिंग इज ए प्रोसेस। इंटरब्रीडिंग एक क्या होती है? प्रोसेस। जब उन्होंने बोला कि मेयर बकवास कर रहा है, इंटरब्रीडिंग एक प्रोसेस है, कोई कैरेक्टर नहीं होता है, तो फिर टेक्सोनोमिस्टों से बोला गया खमागणी माई बाप आप बता दो स्पीसीज क्या होती है। तो उन्होंने ये बोला कि जब स्पीसीज को, टेक्सोनोमिस्ट ने बोला स्पीसीज को बनाने वाले हम हैं तो इसको डिफाइन भी हम ही करेंगे। और डिफाइन हम ही करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले आप फोटो खींचिए फिर डिफाइन करते हैं। टेक्सोनोमिस्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको बोला जाता है टेक्सोनोमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। टेक्सोन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया? टेक्सोनोमिस्ट ने बोला कि जिन प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर होंगे वो सेम टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जब टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो स्पीसीज को क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिक स्पीसीज। और जब हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो स्पीसीज को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्लियर है? हेलो। टेक्सोनोमिस्ट ने बोला जिन प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है, और मैं बोलूंगा जिन ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल, वो सेम टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बच्चों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है। अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है तो क्या 1 टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? अरे बोलो। मैंने बोला कि ये 2 ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? अरे बोलो। जब बच्चों उन्होंने ये बोला तो अपने सामने एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ये आता है कि एक 2 प्लांट है, उन प्लांट के स्टेम, रूट और स्टेम, रूट एंड लीफ के कैरेक्टर तो है डिफरेंट। ध्यान से सोच। और फ्लावर के कैरेक्टर है सेम। यानी 2 प्लांट है, उन दोनों प्लांट के लीफ के कैरेक्टर तो क्या है? डिफरेंट। और फ्लावर के कैरेक्टर है सेम। बताइए वो कितनी टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? 1 या फिर 2? 1 या 2? 1 या 2? 1 पक्का? 1 क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते। गुड, करेक्ट आंसर। ये बच्चों सिंगल टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 टेक्सोनोमिक स्पीसीज को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? हमने पहले ही पढ़ रखा है।
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मोर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्लावरिंग कैरेक्टर सेम है, और अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर डिफरेंट है तो भी बच्चों क्या होगी, वन टेक्सोनोमिक स्पीसीज। हेलो, अब देखिए, कई लोग ये बोलेंगे कि सर अगर रूट लीफ स्टेम के कैरेक्टर सेम हो गए, फ्लावर के कैरेक्टर डिफरेंट हो गए, तो नहीं होगा ऐसा कभी भी, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर पहले चेंजेस होता है, फ्लावरिंग कैरेक्टर के अंदर बाद में चेंजेस होते हैं। हेलो, अगला पॉइंट बच्चों, टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, क्या वो सेम टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे? अरे बोलो। और जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट है, वो डिफरेंट टेक्सोनोमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, आपके सामने बच्चों ग्रुप है, और वो ग्रुप कौन सा है? ए। कौन सा है? ए ग्रुप है। उस ए ग्रुप के 3 मेंबर है, A1 A2 A3। नजर आ रहे हैं आपको? बच्चों तीनों के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। बताइए, अगर तीनों के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है तो कितनी टेक्सोनोमिक स्पीसीज होगी? क्या वन टेक्सोनोमिक स्पीसीज होगी? और बोलो। बी ग्रुप के मेंबर है B1 B2 B3। B1 एंड B2 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम, B2 एंड B3 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट, एंड B3 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट। बताइए कितनी टेक्सोनोमिक स्पीसीज? 2। अरे समझ में तो आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट सी ग्रुप है। सी ग्रुप के मेंबर है C1 C2 C3। C1 एंड C2 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट, C2 एंड C3 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट, C1 एंड C3 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट। बताइए कितनी टेक्सोनोमिक स्पीसीज? 3। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चों ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है X। अब ध्यान से सुनना, X ग्रुप है। X ग्रुप के मेंबर हैं X1 X2 एंड X3। कौन कौन सा है? X1 X2 एंड X3। X1 एंड X2 के बच्चों, X1 एंड X2 के बिटवीन इंटरब्रीडिंग करवाई तो ये नेचुरल इंटरब्रीडिंग है, और नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। X2 एंड X3 नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। X1 एंड X3 नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। बताइए कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज? तीनों नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, तो बताइए कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज? क्या 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज? अरे बोलो, क्या है? 3 स्पीसीज। यानी ब्लू कलर वाली लाइनिंग कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या बच्चे? इंटरब्रीडिंग। अरे कौन से को? इंटरब्रीडिंग। आगे बच्चों, X1 एंड X2 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सेम। X2 एंड X3 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, X1 एंड X3 के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सेम। बताइए कितनी टेक्सोनोमिक स्पीसीज? क्या वन टेक्सोनोमिक स्पीसीज? अरे बोलो, क्या हो गई? वन टेक्सोनोमिक स्पीसीज। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बोला जाए 3 ऑर्गेनिज्म आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, 3 ऑर्गेनिज्म वो आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम, तो बताइए कितनी स्पीसीज होगी? अब आपके सामने वन ऑप्शन तो आया 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज, और वन ऑप्शन आया स्पीसीज। क्या टिक करोगे? 1 नहीं, 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्यों? क्योंकि बच्चे जब 3 हम देखते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अपने को एक्सप्लेन कर रहा है विथ एग्जांपल। जब भी हमने आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाई तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिली वो स्टेराइल मिली थी या फर्टाइल? स्टेराइल। तो विथ एग्जांपल उसको एक्सप्लेन किया है, तो हमें प्रायोरिटी देनी है, तो किसको देनी है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को। हेलो, तो फिर कभी भी अगर क्वेश्चन में बोला जाए और कुछ भी नहीं बोल रहा है, नॉर्मली स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, तो किसको बच्चे किसको हमें प्रायोरिटी देनी है? बायोलॉजिकल स्पीसीज को। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया जाए अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिस्ट, तो क्या देना है? फिर टेक्सोनोमिक स्पीसीज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, और टेक्सोनोमिक स्पीसीज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो क्या देंगे? वन टेक्सोनोमिक स्पीसीज। हेलो, जब ये क्वेश्चन करवाया जाता है तो यहाँ पे चिल्लर खड़ा होता है। चिल्लर ये बोलता है कि सर आपकी जो बात है हम मान लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए डायरेक्टली कि कितनी स्पीसीज होती है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रायोरिटी देती, मान ली हमने बात। लेकिन आप तो ये बताइए कि ऐसा क्या है जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो सेम है? ऐसा क्या है कि जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो क्या है? सेम है, लेकिन वो नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। सर ये कर नहीं रहे, कर ही नहीं सकते, मैं बोलूंगा चाह कर भी नहीं कर सकते। फिर बोलता है सर ऐसा है क्या, ये तो बताओ। अगर आसपास में देखोगे तो बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है, तो एक एग्जांपल तो आपको बताना ही पड़ेगा।
और अगर एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा तो बच्चों हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा यहाँ पर वो ब्रेसिका ओलिरेसिया का। किसको बोलते हैं, क्या गोभी को बोलते हैं? अरे बोलो। और हम गोभी की देखेंगे तो कितनी वेराइटी होती है, 3 वेराइटी। कॉलीफ्लावर नाम सुना है क्या? एक होती है कैबेज, नाम सुना है? और एक होती है बच्चे नॉल खोल। क्या होती है नॉल खोल? क्या होती है? गांठ गोभी। यहाँ पर कौन सी है? ये फूल गोभी, ये पत्ता गोभी, और कौन सी है? गांठ गोभी। हिंदी में गांठ गोभी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना पॉइंट। कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। कैबेज एंड नॉल कॉल नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। कॉलीफ्लावर एंड नॉल कॉल नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। बताइए कितनी बायोलॉजिकल स्पीसीज? अरे बोलो। 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज। 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज है, ठीक है जी। मैं बोल रहा हूं कि कॉलीफ्लावर एंड कैबेज के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं सेम। कैबेज एंड नॉल कॉल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं सेम। कॉलीफ्लावर एंड नॉल कॉल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं सेम। बताइए कितने टेक्सोनोमिक स्पीसीज? क्या 1 टेक्सोनोमिक स्पीसीज? अरे बोलो। 1 टेक्सोनोमिक स्पीसीज। जब ये बताया जाता है कि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है तो चिल्लर अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है और फिर से खड़ा होता है और यहाँ पर पूछता है कि सर जब आप समझा रहे थे तो एक हाथ में मेरे फूल गोभी थी, दूसरे हाथ में पत्ता गोभी थी, मैं इसके कैरेक्टर को मैच कर रहा था, मेरे को तो कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम नहीं नजर आ रहे थे। मैंने उसको एक ही पॉइंट बोला, बच्चे सब्जी वाले की तरह नहीं सोचना है, आपको देखना है स्टूडेंट की तरह, साइंस स्टूडेंट की तरह। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर मत देख, इसके क्या देखने हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और अगर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखेंगे और मैं उस कॉलीफ्लावर के फ्लावर को ले लो, कैबेज के फ्लावर को ले लो और नॉल खोल के फ्लावर को लेके अगर मैं मिक्स कर दूं तो आप में से कोई भी नहीं होगा कि ये बता सके कि ये कॉलीफ्लावर का फ्लावर है, ये कैबेज का फ्लावर है, या नॉल खोल का फ्लावर है। यानी तीनों के फ्लावरिंग कैरेक्टर के सेम है। और बोलो। फिर से बच्चों चिल्लर खड़ा होता है और ये बोलता है कि सर तीनों के फ्लावरिंग कैरेक्टर सेम है तो ये इंटरब्रीडिंग क्यों नहीं कर सकता? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? ये चाहकर भी इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता। चाहकर भी इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? ये टाइमली आइसोलेटेड है। क्या बच्चे? टाइमली आइसोलेटेड। टाइमली आइसोलेटेड का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इनमें इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। एक के अंदर अगर फ्लावरिंग अप्रैल में हो रही है तो दूसरे के अंदर अक्टूबर में होगी और तीसरे के अंदर होगी बच्चे दिसंबर में। क्या फ्लावरिंग अगर टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो रही है तो क्या नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो सकती है? नहीं। फिर नहीं मानता है और बोलता है कि सर जब जनवरी के अंदर फ्लावरिंग हुई तो मैंने फ्लावर को रख लिया और जब अप्रैल में फ्लावरिंग हुई तब मैंने इंटरब्रीडिंग करवा दी। मैं नेचुरल इंटरब्रीडिंग की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। नेचुरल इंटरब्रीडिंग तो नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो बताइए क्या डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज है? पर बोलो। तो आपके सामने अगर ये एग्जांपल दिया जाए और ये बोला फ्लावर कैबेज एंड नॉल कॉल तीनों कितनी स्पीसीज है, तो आप लोगों को अगर ऐसे पूछ रहा है कितनी स्पीसीज है तो फिर क्या टिक करना है? क्या 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज? और बोला जाए अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिस्ट कितनी स्पीसीज है तो क्या बताना है? 1 टेक्सोनोमिक स्पीसीज। बोलो समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है जी। हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि अगर आज हम देखें हॉर्स और डॉग है, वो नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज है। अरे क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है इसीलिए वो नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। हेलो। स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है टेक्सोनोमिक हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या है, जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं पुराने जमाने से, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सोल्व करने के लिए बोल रहा हूं। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 31 आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 1 to 31 ही है ना, उसके बाद में 32 से तो वो स्टार्ट हो गई टेक्सोनोमिक हिस्ट्री। चलिए बात करते हैं आगे, टेक्सोनोमिक हिस्ट्री या फिर बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पुराने जमाने में क्लासिफिकेशन किसने दिया था सबसे पहले, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है एरिस्टोटल। नाम सुना है क्या? क्या नाम है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बच्चों सबसे पहले एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। तो इनको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। हिंदी में तो नाम इनका क्या है? अरस्तु। और आप लोग अंग्रेज लोग क्या बोलते हो इसको? एरिस्टोटल। अगर बच्चों इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया था तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले जूलॉजी के बारे में आइडिया दिया था तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बच्चे क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स का और एनिमल्स का भी। जब उन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया तो एनिमल्स को बच्चे 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एनिमल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 2 ग्रुप में। एक ग्रुप को नाम दिया बच्चे रेड ब्लड एनिमल्स। क्या बोला? रेड ब्लड एनिमल्स। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? और दूसरे ग्रुप को नाम दिया बच्चे नॉन रेड ब्लड एनिमल्स। अगर पढ़ रखा है तो बताने की जरूरत नहीं है, क्यों है? एनिमल्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फिर उन्होंने बच्चे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया। और जब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया तो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो कैरेक्टर यूज में लिया वो लिया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। उस ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन। ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स को बच्चे 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप। एक ग्रुप को नाम दिया उन्होंने हर्ब्स। क्या नाम दिया? हर्ब्स। एक ग्रुप को नाम दिया बच्चे सर्ब्स। और थर्ड ग्रुप को नाम दिया ट्रीज। कैसे? ये ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे जो बच्चों बहुत छोटे छोटे प्लांट थे उनको क्या बोला? हर्ब्स। जो टॉल प्लांट थे उनको क्या बोला? ट्रीज। और ट्रीज और हर्ब्स के बिटवीन था उनको क्या बोला? सर्ब। क्या क्लासिफिकेशन! अगर ऐसा क्लासिफिकेशन आज देने के लिए बोल दिया जाए तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो क्या पता कितने टाइप का क्लासिफिकेशन दे देंगे। आज इसको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी, कि पुराने जमाने में सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था इसलिए पढ़ा जा रहा है। तो याद रखना है, इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया तो क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रोथ हैबिट कैरेक्टर यूज में लिया था। और ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे प्लांट से उनको क्या 3 ग्रुप में डिवाइड किया था? कौन कौन से बताओ? हर्ब, सर्ब एंड ट्रीज। बताओ ये क्लासिफिकेशन कैसा है? आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल है या नेचुरल? कान गरम करवाने का काम है सुबह सुबह ही है। मैंने आपको बता रखा है अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है 1 या फिर 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देंगे आर्टिफिशियल। और अगर कंप्लीट या फिर बोला जाए ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्या बोला जाता है? नेचुरल। क्या इन्होंने ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया? इन्होंने तो क्या बोला? ग्रोथ हैबिट। क्या एक ही कैरेक्टर यूज में लिया? अगर एक ही कैरेक्टर यूज में लिया को क्या बोले? आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल। अब भाई बात समझ में? ठीक है, अब भाई वही ठीक है। सेकंड साइंटिस्ट नाम फ्रस्टस। थियोफ्रस्टस की बात करें तो इनको बच्चों बोला जाता है एंशिएंट फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। यानी पुरानी प्लांट टेक्सोनॉमी। इस पुरानी प्लांट टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? थियोफ्रस्टस। ये बच्चों फादर ऑफ बॉटनी भी है। कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। याद रहेगा। अब बच्चों
इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स का, और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था एक बुक के अंदर। उस बुक का भी आप लोगों को नाम याद रखना है। बुक का नाम है स्टोरिया प्लांटेरम। स्टोरिया प्लांटेरम, स्टोरिया प्लांटेरम। इस स्टोरिया प्लांटेरम के अंदर उन्होंने बच्चे क्लासिफिकेशन दिया, और स्टोरिया प्लांटेरम के अंदर जब क्लासिफिकेशन दिया तो क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने करेक्टर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वही ग्रोथ हैबिट। किसके बेसिस पे? और जब ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया तो एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया बच्चे हर्ब। क्या नाम दिया? हर्ब। सेकंड ग्रुप को नाम दिया बच्चे सर्ब। थर्ड ग्रुप को नाम दिया अंडर सर्ब। वाह। और बच्चे फोर्थ ग्रुप को नाम दिया ट्रीज। क्या बात है। इन्होंने बोला जो छोटे छोटे प्लांट है, सबसे छोटे प्लांट है, उनको क्या बोला जाए? हर्ब। जो टॉल प्लांट है उनको क्या बोला जाए? ट्रीज। जो हर्ब और ट्रीज के बिटवीन है उसको क्या बोला जाए? सर्ब। और हर्ब के बिटवीन है उसको क्या बोला जाए? अंडर सर्ब। क्या बात है। ऐसा अगर क्लासिफिकेशन करने लग जाए तो क्या क्लासिफिकेशन हो बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन बच्चों थियोफ्रस्टस एंड एरिस्टोटल दोनों साथ में ही काम करते थे, तो आपस में दोनों ने कॉपी करके क्लासिफिकेशन बनाया। एक ने क्लासिफिकेशन के अंदर 3 ग्रुप बनाए तो दूसरे के अंदर कितने बना दिए? 4 ग्रुप। अब बताओ ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन कैसा है? नेचुरली? हेलो बोलो। आर्टिफिशियल। नेक्स्ट आता है बच्चों लीनियस। कौन आता है? पूरा नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। बोला जाता है कि लीनियस और लीनियस का जो पुराना नाम था वो पुराना नाम था कार्ल वॉन लिन। क्या नाम था? कार्ल वॉन लिन। कई लोग बाग ऐसे बोलते हैं, कई लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि लीनियस और लीनियस ने अपने नेम के साथ में भी बाइनोमियल सिस्टम में अप्लाई किया, और बाइनोमियल सिस्टम अप्लाई करके उन्होंने अपने नेम को भी कितने वर्ड में कन्वर्ट कर लिया? 2, और बोला गया कैरोलस लीनियस। लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये सरासर गलत बात है बच्चों। कार्ल वॉन लिन का लैटिन के अंदर मतलब होता है कैरोलस लीनियस, इसलिए उनको क्या बोला गया है? कैरोलस लीनियस। लीनियस और लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, और जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब बच्चों लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसके साथ में इन्होंने टेक्सोनॉमी बनाने में भी बहुत सारे काम किए थे, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इन्होंने प्लांट टेक्सोनॉमी को भी बनाया तो बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। इन्होंने एनिमल टेक्सोनॉमी को बनाया इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हेलो। अब बच्चों इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है तो ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स को टोटल बच्चों 2 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। कितने किंगडम में डिवाइड किया है? 2 किंगडम। लेकिन आप जानते हो विदाउट कैरेक्टर तो 2 किंगडम में डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने कैरेक्टर यूज में लिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिनके अंदर बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट थी उनका एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को नाम दिया किंगडम प्लांटी। क्या नाम दिया बच्चे? किंगडम प्लांटी। यानी किंगडम प्लांटी के अंदर किसको रखा? लीनियस ने। जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी? अरे बोलो। सेल वॉल प्रेजेंट थी, उनका एक किंगडम बनाया, और किंगडम को नाम क्या दे दिया? किंगडम प्लांटी। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों सेल वॉल एब्सेंट थी उनको उन्होंने एक अलग से किंगडम बना दिया, और नाम क्या दे दिया? किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है? सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? अरे बोलो। अब आगे सुनो। जब लीनियस है उस लीनियस ने बच्चे किंगडम प्लांटी बनाया, तो किंगडम प्लांटी के अंदर टोटल 5 ग्रुप रखे। कितने ग्रुप रखे? 5। ध्यान से सुनना पेन चलाने वाले बच्चों। 5 ग्रुप है, उन 5 ग्रुप के अंदर फर्स्ट ग्रुप है जिसका नाम रखा उन्होंने रखा थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के बाद में एक ग्रुप रखा जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में बच्चों एक ग्रुप रखा जिसका नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। नाम सुना है क्या? टेरिडोफाइटा के बाद में एक ग्रुप रखा जिसका नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या है बच्चे? एंजियोस्पर्म। तो बच्चे किंगडम प्लांटी के अंदर लीनियस और लीनियस ने टोटल कितने ग्रुप रखे थे? 5। कौन कौन से? थेलोफाइटा। अरे बोलो कौन कौन से? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो थेलोफाइटा सेलोफाइटा के अंदर लीनियस ने किस किस को रखा? थेलोफाइटा के अंदर रखा था बच्चे एल्गी को। किसको रखा था? एल्गी को।
एल्गी के साथ में इन्होंने रखा बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया के साथ में रख दिया था बच्चे फंजाई को। किसको रख दिया था? फंजाई को। यानी थेलोफाइटा के अंदर एल्गी भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है और फंजाई भी आता है। किस किस को रखा है? एल्गी को, बैक्टीरिया को और फंजाई को। अब देखो एल्गी को क्यों रखा है यहाँ पे? क्योंकि सेल वॉल। बैक्टीरिया को क्यों रखा है? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और फंजाई को क्यों रखा है? क्योंकि सेल वॉल। ठीक है। जब बच्चों इन्होंने थेलोफाइटा के अंदर बैक्टीरिया फंजाई, तो फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे डीमेरिट बन गए। डीमेरिट बन गए तो कौन कौन से डीमेरिट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, वो समझने बनते हैं। और इधर ध्यान रखना, एक ही किंगडम के अंदर, एक ही किंगडम के अंदर क्या बच्चों लीनियस है, उस लीनियस ने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को साथ में रख दिया। बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर जितने भी आते हैं उनके अंदर जो सेल होती है कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, एल्गी के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, और जितने भी ये प्लांट है इनके अंदर भी कौन सेल होगी? यूकैरियोटिक सेल। तो क्या प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को साथ में रख दिया? एक्चुअल में क्लासिफिकेशन करना चाहिए तो क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग रखना चाहिए? तो बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को साथ में रखना मेरिट या डीमेरिट? डीमेरिट। अरे समझ में तो आ रहा है? अगला पॉइंट, जब हम बात करें बच्चों बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज क्या रहते हैं? यूनिसेलुलर। कभी भी प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर कंडीशन में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एल्ग्यूस एल्गी के अंदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला बोथ आर यूनिसेलुलर। दोनों के दोनों क्या है? यूनिसेलुलर। बच्चों फंजाई की बात करें तो फंजाई होते हैं मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। तो देखिए क्या एक ही ग्रुप के अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया? अगर बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ में रख दिया तो बताइए इस क्लासिफिकेशन का मेरिट होगा या डीमेरिट होगा? डीमेरिट। क्लियर है? अगला पॉइंट सुनो, जब हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी बच्चों फोटोसिंथेटिक होंगे या नॉन फोटोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक होंगे तो क्या वो ऑटोट्रॉप होंगे? बच्चों ऑल फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉप। ऑल फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप। क्या इन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप को मिक्स कर दिया? अगर ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप को मिक्स कर दिया तो बताइए मेरिट या डीमेरिट? डीमेरिट। ठीक है जी। अगला सुनो, अगर हम और देखें तो बच्चों एक मेंबर है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। यूग्लिनस यूग्लिना को रखा जाता है यूग्लिनोइड्स के ग्रुप में। किस में रखा जाता है? यूग्लिनोइड्स के ग्रुप में। जब लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया तो लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन यूग्लिना की जगह यानी पोजीशन ऑफ पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए, किसको कहां रखना है, क्या रखना है। अगर यूग्लिना की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए तो बताइए टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मेरिट या डीमेरिट? डीमेरिट। ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीबा का और पैरामीशियम का। अमीबा और पैरामीशियम है, इनके अंदर सेल वॉल होती है एब्सेंट, और क्या ये यूनिसेल? लीनियस है, उस लीनियस ने सेल पैरामीशियम एंड अमीबा के अंदर, तो उन्होंने दोनों को उठा के किस में रख दिया? किंगडम एनिमेलिया में। एक्चुअल में किंगडम एनिमेलिया में नहीं जाने चाहिए थे, इनका कोई अलग ही किंगडम बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसके अंदर रख दिया? किंगडम एनिमेलिया में। बताओ इसका डीमेरिट या मेरिट? डीमेरिट। अरे ठीक है। तो डीमेरिट कौन कौन से? इन्होंने बच्चे प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ में रख दिया, इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, इन्होंने हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप को साथ में रख दिया, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को मल्टीसेलुलर के साथ में रख दिया। और अगर बात की जाए तो बच्चे यूग्लिनोइड्स, उन यूग्लिनोइड्स की पोजीशन को उन्होंने फिक्स नहीं किया। हेलो, आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, वो आता है बच्चे बेंथम एंड हुक्कर का। अरे किसका आता है? बेंथम एंड हुक्कर का। बच्चे नोट्स भेज देंगे, पहले जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, नोट्स के पीछे पढ़े हो। लास्ट वाला पॉइंट कौन सा? पैरामीशियम एंड अमीबा दोनों के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। तो इन्होंने सेल वॉल एब्सेंस के बेसिस पे रख दिया इसको किंगडम एनिमेलिया में। एक्चुअल में वो यूनिसेलर यूकैरियोट है, तो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर नहीं होने चाहिए थे, फिर भी उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखा, तो मेरिट हुआ है डीमेरिट? डीमेरिट।
बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर दोनों साइंटिस्ट बच्चों काम करते थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में। कहाँ काम करते थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे। और जो भी रॉयल बॉटनिकल गार्डन में साइंटिस्ट काम करता है उसको क्यूरेटर क्या बोला जाता है? क्यूरेटर। तो दोनों के दोनों क्या थे बच्चे? क्यूरेटर। अब ये जब रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे तो वहां पर बच्चों सुबह निकलते थे नोटबुक और पेन लेके, और जितने भी प्लांट थे उन प्लांट के कैरेक्टर बच्चों लिखते रहते थे। देख देख के क्या लिखते थे? कैरेक्टर। और शाम को फिर उनका क्या करते थे? क्लासिफिकेशन। यानी किया तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इन्होंने बच्चे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन किया है। यानी सभी प्लांट्स को देख देख के क्या किया है? क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ काम करते थे? बॉटनिकल गार्डन में। और बॉटनिकल गार्डन के अंदर क्या प्लांट्स होते हैं? और बोलो। तो इन्होंने बच्चे प्लांट्स है, उन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। क्या किया था? कंप्लीट कैरेक्टर्स। अगर कैरेक्टर्स को बच्चों कंसीडर कर रहा है, और इन्होंने ये भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी थी। अगर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी थी तो बताओ इनका क्लासिफिकेशन क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन है? तो इन्होंने बच्चे नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। और इनके क्लासिफिकेशन को बोला जाता है बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन। पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर। लेकिन बच्चों बेंथम एंड हुकर की एक प्रॉब्लम थी। इन्होंने बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सभी प्लांट्स का नहीं दिया। इन्होंने ओनली बच्चे प्लांट का। किसका दिया था? सीड बेयरिंग प्लांट का। यानी इन्होंने सीड बेयरिंग प्लांट्स का ही क्लासिफिकेशन दिया था। अब आपसे पूछा जाए कि सीड बेयरिंग प्लांट्स कौन कौन से होंगे, आप बता सकते हो? एक तो जिम्नोस्पर्म होते हैं और क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। कहने का मतलब ये हुआ कि किंगडम प्लांटी का इन्होंने कंप्लीट क्लासिफिकेशन। इन्होंने बच्चे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा का क्लासिफिकेशन नहीं किया। इन्होंने ओनली किसका क्लासिफिकेशन किया? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हेलो। जब बच्चों जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का भी क्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने लार्ज स्केल के अंदर क्लासिफिकेशन किया था। और जब लार्ज स्केल में क्लासिफिकेशन किया था और नेचुरल कैरेक्टर यानी कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर करके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी तो बोला गया बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे पहले दिया था इन्होंने। अब जब इन्होंने क्लास के अंदर दिया था, बुक का नाम है बच्चे जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम है? जेनेरा प्लांटेरम। ये जो जेनेरा प्लांटेरम है, जेनेरा प्लांट वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। अरे ठीक है। यानी जेनेरा प्लांटेरम के कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो मैंने बोला है इन्होंने किंगडम प्लांटी का कंप्लीट, तो किंगडम प्लांटी का अगर कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं किया है तो किसका क्लासिफिकेशन किया है? क्या सीड बियरिंग प्लांट्स का? और बोलो। और सीड बियरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया तो कौन से? क्या जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का? किंगडम प्लांटीज, किंगडम प्लांटी के अंदर बच्चों एक डिवीजन बनाया। और किंगडम प्लांटी के अंदर जो डिवीजन बनाया इस डिवीजन का नाम है स्पर्मेटोफाइटा। क्या नाम है? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? स्पर्मेटो का मतलब होता है बच्चे सीड बियरिंग। क्या होता है? सीड बियरिंग। और फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। स्पर्मेटो का मतलब क्या होता है? सीड बियरिंग। और फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। यानी वो प्लांट्स जो क्या रखते हैं बच्चे? सीड्स। तो सीड्स रखने वाले प्लांट्स है, उन्होंने बच्चे एक डिवीजन बनाया और डिवीजन को क्या नाम दिया? स्पर्मेटोफाइटा। अब इस डिवीजन के अंदर टोटल जो फैमिलीज रखी वो कितनी रखी थी? 202। अरे कितनी फैमिलीज रखी थी? 202। बताओ अगर 202 फैमिलीज बनाइए तो स्मॉल स्केल के अंदर क्लासिफिकेशन किया है लार्ज स्केल में? लार्ज स्केल में। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या बोला गया है? बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन। हेलो। अब बच्चों इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन, इस स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को 3 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया। कितने क्लासेज के अंदर? 3 क्लासेज। ये 3 क्लासेज कौन कौन सी? फर्स्ट क्लास का नाम रखा बच्चे डाइकोटिलिडनी। क्या नाम रखा है? डाइकोटिलिडनी। सेकंड क्लास का नाम रखा इन्होंने बच्चे जिम्नोस्पर्मी। और थर्ड क्लास का नाम रखा है बच्चे मोनोकोटिलिडनी।
डाइकोटिलीडनी के अंदर वो प्लांट आएंगे जिनके अंदर बच्चों सीड, और सीड के अंदर कितने कोटिलीडन होते हैं? 2। मतलब यहां पर कौन से प्लांट रखे गए? डाइकोट्स। अरे कौन से रखे गए हैं? डाइकोट्स। बच्चों हम एंजियोस्पर्म को आगे जाके एंजियोस्पर्म को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक को बोला जाएगा डाइकोट, एक को क्या बोला जाएगा? मोनोकोट। डाइकोट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड के अंदर 2 कोटिलीडन प्रेजेंट रहते हैं। मोनोकोट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड के अंदर सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट होता है। हेलो, अरे इनएक्टिव होके मत बैठो, एक्टिव होके बैठो। तो डाइकोटिलीडन के अंदर कौन आएंगे? डाइकोट्स। जिम्नोस्पर्मी के अंदर कौन आएंगे? जिम्नोस्पर्म। और मोनोकोटिलीडन के अंदर कौन आएंगे बच्चे? मोनोकोट्स। इन्होंने बच्चे डाइकोट और डाइकोट की जो टोटल फैमिलीज बनाई थी वो बनाई थी 165 फैमिलीज। कितनी बनाई थी बच्चे? 165 फैमिलीज। जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की टोटल फैमिलीज बनाई थी वो बनाई थी बच्चे 3। कितनी बनाई थी? 3। और मोनोकोटिलीडनी जो रिमेनिंग बच गई वो किसकी बनाई थी बच्चे? मोनोकोटिलीडनी। तो कितनी है? 34 फैमिलीज। अरे कितनी है बच्चे? 34 फैमिलीज। अब देखो उन्होंने डाइकोट और डाइकोट की फिर सब फैमिलीज बनाई। क्या बनाई? सब फैमिलीज। और डाइकोट की बच्चे 3 सब फैमिलीज बनाई है। कितनी सब फैमिलीज बनाई है? 3 सब क्लास, सॉरी सब क्लास बनाई थी। और सब क्लास कितनी बनाई थी बच्चे? 3 सब क्लास। कौन कौन सी? फर्स्ट सब क्लास है पॉलीपेटली। क्या नाम बच्चे? पॉलीपेटली। पॉलीपेटली क्लास जिसके अंदर पेटल्स क्या रहेंगे बच्चे? फ्री। यानी फ्लावर्स, फ्लावर के अंदर पेटल्स अगर फ्री है तो क्या बोला जाएगा? पॉलीपेटली। और पॉलीपेटली जो सब क्लास है, इस पॉलीपेटली सब क्लास के अंदर 84 फैमिलीज रखी गई। कितनी रखी गई? 84 बच्चों। उसके बाद में एक सब क्लास और बनाई जिसका नाम है गेमोपेटली। गेमोपेटली है, इसके अंदर पेटल्स होंगे। यानी पेटल्स और पेटल्स आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए रहेंगे। अगर आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो क्या बोला जाएगा? यूनाइटेड पेटल्स। और यूनाइटेड पेटल्स और यूनाइटेड पेटल्स जो प्लांट थे, उन प्लांट की जो टोटल फैमिलीज बनाई गई वो बनाई गई थी बच्चे 45 फैमिलीज। कितनी बनाई गई थी? 45 बच्चों। लास्ट के अंदर एक और सब क्लास बनाई जिसका नाम है मोनोक्लेमाइडी। क्या नाम है? मोनोक्लेमाइडी। और मोनोक्लेमाइडी, इस मोनोक्लेमाइडी जो सब क्लास है इसके अंदर बच्चों जितने प्लांट है उनके अंदर कोई पेटल्स नहीं है। यानी पेटल्स ही अगर एब्सेंट है तो मोनोक्लेमाइडी। और मोनोक्लेमाइडी जो प्लांट थे यानी सब क्लास, ही सब क्लास के अंदर टोटल जो फैमिलीज रखी गई वो थी बच्चे 36 फैमिलीज। अरे कितनी रखी गई थी? 36 फैमिलीज। हेलो, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहां से पेन रख दो, सुनो आप। बेंतम डुकर है, बेंतम डुकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल कितनी फैमिलीज बनाई थी? क्या दोगे आंसर? क्या 202? ये 202 फैमिलीज बनाई थी। क्या कंप्लीट किंगडम प्लांट की? क्या ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स की? और सीड बियरिंग प्लांट्स कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछता हूं। बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कितनी फैमिलीज, ऑप्शन फैमिलीज की बात कर रहा हूं, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कितनी फैमिलीज में रखा गया है? ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है 202, सेकंड ऑप्शन है बच्चे 200, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 199 है 199। बच्चों डाइकोट और मोनोकोट क्या है? एंजियोस्पर्म। तो इनकी अगर टोटल फैमिलीज देखेंगे तो कितनी होगी? 199। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर रियल फ्लावरिंग प्लांट्स को कितनी फैमिलीज में रखा? रियल फ्लावरिंग प्लांट्स को कितनी फैमिलीज में रखा? रियल फ्लावरिंग प्लांट किसको बोला जाता है? एंजियोस्पर्म को। तो कितनी फैमिलीज में रखा है? 199। ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर नेकेड सीड प्लांट को, ध्यान से सुनना, नेकेड सीड प्लांट को कितनी फैमिलीज में रखा? 3। नेकेड सीड प्लांट किसको बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म को। अरे क्लियर है? बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर, बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर डाइकोटस डाइकोट के अंदर पॉलीपेटली जो प्लांट्स है उन प्लांट्स को कितनी फैमिलीज में रखा? 84। और जिनके अंदर पेटल्स एब्सेंट है उनको कितने में? 36। और जिनके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड है उनको 45। याद रहेगा? अरे पक्का? अब देखो क्लासिफिकेशन के मेरिट क्या है और इस क्लासिफिकेशन के डीमेरिट क्या है उनके बारे में समझते। बच्चों इस क्लासिफिकेशन के मेरिट की बात करें
तो इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, यानी ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, या फिर बोलूं ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। तो इस क्लासिफिकेशन का मेरिट रहेगा डिमेरिट? मेरिट। उसके बाद में इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी, यानी फ्लोरल कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी। बताइए क्लासिफिकेशन का मेरिट या डिमेरिट? मेरिट। जब भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो सभी प्लांट्स को देख देख के क्लासिफाई किया, तो इनका क्लासिफिकेशन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अगर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन का मेरिट या डिमेरिट? मेरिट। हेलो, जब इन्होंने बच्चे क्लासिफिकेशन सिंपल वे के अंदर क्लासिफिकेशन किया, यानी एक्चुअली प्लांट्स को देख देख के क्लासिफिकेशन किया, तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, तो हर्बेरियम के इनसाइड हर्बेरियम सीट को अगर अरेंज करना है तो किसके अकॉर्डिंग कौन से क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है? बेंथम एंड हुकर। अरे ठीक है। जब बच्चों इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था तो उस टाइम क्लासिफिकेशन जब दिया था तो फाइलोजेनी वर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यानी ये फाइलोजेनी उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने इनके क्लासिफिकेशन को देखा तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर डीमेरिट निकाल दिया। डीमेरिट निकालने वाले कौन है? हम लोग। क्लासिफिकेशन के अंदर डीमेरिट निकाल दिया और बोला कि ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये फाइलोजेनी फॉलो नहीं कर रहा है तो इस क्लासिफिकेशन के क्या हो गया बच्चे? डीमेरिट। अब डीमेरिट हुआ तो फाइलोजेनी कैसे फॉलो की जाएगी वो भी समझ लेते हैं। डीमेरिट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले किसको रखा गया है? क्या डाइकोट को? फिर इसके बाद में किसको रखा गया है? क्या जिम्नोस्पर्म को? और बच्चों जिम्नोस्पर्म के बाद में किसको रखा गया है? मोनोकोट को। बताइए क्या फाइलोजेनी फॉलो हो रही है? नहीं, फाइलोजेनी फॉलो नहीं हो रही। एक्चुअल में अगर करेक्ट फाइलोजेनी फॉलो करनी होती तो सबसे पहले किसको रखते? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद में बच्चों रखा जाता डाइकोट को, और डाइकोट के बाद में किसको रखा जाता? मोनोकोट को। यानी मोस्ट एडवांस कौन होता है? मोनोकोट। उससे प्रिमिटिव कौन होता है? और उससे प्रिमिटिव कौन है? जिम्नोस्पर्म। जब बोला जाता है कि डाइकोट और डाइकोट एडवांस होता है मोनोकोट से, तो फिर चिल्लर का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सर कैसे होता है? और वो इसलिए होता है क्योंकि मोनोकोट और मोनोकोट एडवर्स कंडीशन के अंदर भी, लेकिन डाइकोट बच्चों एडवर्स कंडीशन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। अगर मोनोकोट एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकता है तो बताइए क्या डाइकोट से मोस्ट एडवांस है? इसलिए बोला जाता है कि मोस्ट एडवांस जो प्लांट होगा वो कौन सा? कोड। अरे ठीक है। अब देखो जब ये क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर एक बुक का नाम आ रहा है जेनेरा प्लांट। जेनेरा प्लांटेरम बच्चों दो जगह नाम आया है, एक तो लीनियस के क्लासिफिकेशन में भी आया। जब आप लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा था लीनियस का, क्या वहां पर भी एक बुक थी जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम था? और बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में भी क्या रहा है? जेनेरा प्लांटेरम। तो फिर स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी, और उसके अंदर एक ऑप्शन लीनियस हो और दूसरा ऑप्शन हो बेंथम एंड हुकर, तो दोनों में से किसको टिक करेंगे? दोनों में से किसको भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ने ही बुक लिखी है। किसको प्रायोरिटी दोगे आप? दोनों ने ही बुक लिखी है, किसको प्रायोरिटी दोगे? किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। कई लोग बोलेंगे लीनियस को दे देंगे, पहले आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं दे सकते अपन। बुक है, दोनों ने बुक लिखी है जेनेरा प्लांटेरम, तो प्रायोरिटी किसी को भी नहीं दे सकते। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो आप लोगों को दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे, लीनियस एंड बेंथम एंड हुकर। अगर दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे तो एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो लीनियस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? बेंथम एंड हुकर। तो टिक करके आगे बढ़ना। अगर दोनों साथ में मिलेंगे तो फोर्थ ऑप्शन मिलेगा 1 and 2 बोथ, तो क्या टिक करना है? 1 and 2 बोथ। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें दोनों में से प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो फिर उस क्वेश्चन के अंदर हिंट दी जाती है। हिंट के अंदर क्या बोला जाता है कि जेनेरा प्लांटेरम लिखने वाले नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, क्या जाएगा आंसर? बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लांटेरम लिखने वाले साइंटिस्ट जिन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, लीनियस। जेनेरा प्लांटेरम लिखने वाले साइंटिस्ट जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लांटेरम लिखने वाले साइंटिस्ट जो स्वीडन के रहने वाले थे, साइंटिस्ट कौन? लीनियस। लिखने वाले साइंटिस्ट जिन्होंने सीड बेयरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, किसने? बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लांटेरम लिखने वाले साइंटिस्ट जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लीनियस। अगर आपको क्वेश्चन में हिंट मिले तो उसके अकॉर्डिंग टिक करना है, और अगर हिंट नहीं मिले तो आप लोगों को या तो मिलेगा लीनियस या फिर क्या मिलेगा? बेंथम एंड हुकर। रख लिया? अरे बोलो, समझ में तो आ रहा है ना? आगे और नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
जेनेरा प्लांट भी लिखी थी। स्पीसीज प्लांटेरम भी लिखी थी, जेनेरा प्लांटेरम भी लिखी थी लीनियस ने। हाँ जी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा आ रहा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने नाम कभी भी भूल कर नहीं भूलना है। क्या नाम है? RS बीटे का। याद रहेगा? इन्होंने दिया था 1969 के अंदर। कब दिया था? 1969। जब बच्चों अब आ रही है आवाज? कुछ लोग कि पढ़ना नहीं है, बस उनको फालतू के काम करने हैं, है ना? होस्ट बनना है, इधर उधर से चैटिंग करनी है। जिनको ऐसे काम करने हैं क्लास अटेंड ना करें, जरूरत नहीं है। अब जबरदस्ती उसके अंदर करेक्शन कर रहा है, म्यूट कर रहा है, यहाँ आके होस्ट को ही म्यूट कर रहा है। शाणे बन रहे हैं, बताओ। सुनिए, सेल स्ट्रक्चर सबसे पहला कौन सा है? सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद में थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद में रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी, याद रहेगा? चलो फिर क्वेश्चन सोल्व करो आप। क्या क्या क्वेश्चन सोल्व करो, मॉड्यूल खोलो अपना, सेकंड एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन नंबर 92 होना चाहिए, 92 या 97 होगा। 97 करो, देखिए सोल्व जल्दी से। फर्स्ट किस किस का है? फर्स्ट ऑनलाइन वाले भी देंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 एक्सरसाइज सेकेंड। आवाज तो आ रही है वो ऑनलाइन वालों? बच्चे आवाज आ रही है अच्छे से?
ऑनलाइन। अरे ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? रिप्लाई तो कर दो। ठीक है, बताइए क्या जा रहा है आंसर? फर्स्ट, सेकंड, पीछे देख लिया आंसर। बी दिया हुआ है, बी का मतलब बोनस है वो। बी का मतलब क्या है? बोनस। ना इसका आंसर फर्स्ट है, ना इसका सेकंड है, ना थर्ड और ना ही फोर्थ है। क्वेश्चन क्या है? बोनस। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेस पे नहीं किया गया? फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो क्या? यूकैरियोटिक सेल। और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल। क्या सेल स्ट्रक्चर देख रहे हो नहीं देख रहे हो आप? तो आपने फर्स्ट जो करेक्टर यूज में लिया है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप यूज में ले रहे हो? फिर उसके बाद में क्या दे रखा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ले रहे हो आप? उसके बाद में क्या दे रखा है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गन। ये भी ले रहे नहीं ले रहे? सभी के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन करें, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करें? क्वेश्चन क्या हो गया? बोनस। ऐसा कभी कभी नहीं होता है। कई लोग ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में ऐसा सोच लें कि क्वेश्चन बोनस भी होते नहीं, कई सालों में एक बार होता है। तो ये बहुत सालों में एक बार हुआ, से मत समझ के बैठ जाना कि हर बार क्वेश्चन बोनस होते नहीं होते। आगे समझ से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव से किया गया। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझना है तो बच्चे एक एक कैरेक्टर लगाते जाएंगे ऑर्गेनिज्म पे और फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते जाएंगे। अरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, आवाज आ रही है ना बच्चे आपके पास में? अरे रिप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या बच्चों? इतनी भी क्या नाराजगी? अरे आवाज आ रही है ना? चलिए आगे समझते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म पे एक एक कैरेक्टर लगाते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे? किंगडम्स। तैयार हो? चलो मैं ये हटा दूं। ये बच्चों ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फर्स्ट कैरेक्टर अप्लाई करना है। बताइए फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा अप्लाई करना है? सेल स्ट्रक्चर। कौन सा करना है? सेल स्ट्रक्चर। जब बच्चों फर्स्ट कैरेक्टर अप्लाई करते हैं सेल स्ट्रक्चर, तो अपने सामने क्या टू टाइप के ऑर्गेनिज्म निकल के आते हैं? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, तो क्या बोला जाएगा? प्रोकैरियोट्स। तो ये मैंने बोल दिया यहाँ पे प्रोकैरियोट्स। और बच्चों दूसरे ऐसे हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है, क्या उनको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे? और यूकैरियोटिक सेल रखने वालों को क्या बोला जाएगा? यूकैरियोट्स। अब बच्चों आरएस व्हिटेकर ने क्या किया? जितने भी प्रोकैरियोट्स था उन प्रोकैरियोट्स का एक किंगडम बना दिया और प्रोकैरियोट्स का एक यूनिक किंगडम बनाया। इस यूनिक किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। क्या नाम बच्चे? किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा, इस किंगडम मोनेरा के अंदर ओनली क्या रखे गए? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स बच्चे ऑलवेज यूनिसेलुलर कंडीशन में मिलते हैं, कभी भी मल्टीसेलुलर कंडीशन में नहीं मिलते। मान लेना अच्छे से ये बात। सबसे पहले क्या बोला है? प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का उन्होंने एक यूनिक किंगडम बनाया और इस यूनिक किंगडम का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। और प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चों मल्टीसेलुलर कंडीशन नहीं मिलती है, ओनली क्या मिलती है? यूनिसेलुलर। ठीक है जी। दूसरी तरफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स उन यूकैरियोट्स को देखा तो उन यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन था। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन था तो उन्होंने बच्चों अगला कैरेक्टर अप्लाई किया यूकैरियोट्स पे। बताइए अगला कैरेक्टर कौन सा है?
सीक्वेंस से याद रखना आपको कौन सा है। क्या बच्चों, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अरे क्या बच्चे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जब थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो क्या बच्चों, यूकेरियोट्स 2 टाइप के निकल के आएंगे। एक तो क्या रहेगा, यूनिसेलुलर, और दूसरा अपने सामने निकल के आएगा, वो क्या है, मल्टीसेलुलर। अब बच्चों, जब आर एस विटेगर ने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, यूनिसेलुलर और साथ में क्या है, यूकेरियोट, तो उन्होंने बच्चे यूनिसेलुलर यूकेरियोट का एक किंगडम बनाया, और यूनिसेलुलर यूकेरियोट का जो किंगडम बनाया, उस किंगडम को नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। अब जब मल्टीसेलुलर ने देखा तो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स के अंदर बच्चे था वेरिएशन। मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स में जब वेरिएशन था तो इन्होंने बच्चे मल्टीसेलुलर यूकेरियोट के ऊपर अगला कैरेक्टर अप्लाई किया। वो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे बोलो, तो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा अप्लाई किया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टर अप्लाई किया तो अपने सामने 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म निकल के आए मल्टीसेलुलर यूकेरियोट में। एक तो क्या थे, ऑटोट्रॉप्स। क्या थे बच्चे, ऑटोट्रॉप्स। इन ऑटोट्रॉप्स की खास बात थी, ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे थे। तो क्या इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोला जाए। अरे क्या बोला जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो जितने भी ऑटोट्रॉप मल्टीसेलुलर यूकेरियोट थे, ऑटोट्रॉप मल्टीसेलुलर यूकेरियोट थे, उनका बच्चों उन्होंने एक किंगडम बनाया, और इस किंगडम को नाम दे दिया किंगडम प्लांटी। अरे क्या नाम दिया बच्चों, किंगडम प्लांटी। आगे हेट्रोट्रॉप्स को हेट्रोट्रॉप्स के अंदर वेरिएशन था, तो हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। हेट्रोट्रॉप्स के अंदर कुछ हेट्रोट्रॉप्स ऐसे थे जो बच्चों पहले डाइजेशन कर रहे थे, फिर कर रहे थे इंजेशन। यानी आउटसाइड द बॉडी पहले क्या कर रहे थे, डाइजेशन, फिर क्या कर रहे थे, इंजेशन। पहले बच्चों डाइजेशन कर रहे हैं, फिर इंजेशन कर रहे हैं, तो उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो रहेगा एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा रहेगा, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसी को बोला जाता है ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे, जैसे यहां पर ये आउटसाइड द सेल क्या कर रहा है, डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद में ये न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है बच्चे, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब कर रहा है ऑस्मोसिस से। अरे कौन सी से, ऑस्मोसिस से, ऑस्मोट्रॉपिक। तो जितने भी मल्टीसेलुलर यूकेरियोट हेट्रोट्रॉप एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख रहे थे, उनका उन्होंने बच्चे एक किंगडम बनाया, और स्पेशली किंगडम, उस किंगडम का नाम दिया किंगडम फंजाई। क्या नाम दिया, किंगडम फंजाई। इसको प्यार से बोला जाता है किंगडम माइकोटा। क्या बोला जाता है, किंगडम माइकोटा। बच्चों हेट्रोट्रॉप अदर भी थे, अदर हेट्रोट्रॉप्स, उन अदर हेट्रोट्रॉप्स को देखा तो हेट्रोट्रॉप्स क्या कर रहे थे, पहले इंजेक्शन कर रहे थे और उसके बाद में क्या कर रहे थे, डाइजेशन। जैसे हम लोग पहले क्या बच्चों अंदर डालते और फिर उसको क्या करते, डाइजेस्ट। यस और नो। जो बच्चों पहले इंजेक्शन कर रहे थे और फिर डाइजेशन कर रहे थे, उनका उन्होंने अलग से किंगडम बनाया, और उस किंगडम का नाम दे एनिमेलिया। बताओ आपके सामने कितने किंगडम बन गए, अरे बोलो, क्या 5 किंगडम बन गए। तो आर एस विटेकर, उस आर एस विटेकर ने टोटल कितने किंगडम बनाए थे, 5। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले, आवाज आ रही है बच्चे। हाँ जी, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे वो सुनिए। क्वेश्चन में ध्यान से सोच समझ के आंसर देने हैं। आर एस विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोकैरियोट्स के कितने किंगडम बनाए, प्रोकैरियोट्स के कितने किंगडम बनाए, 1। किंगडम का नाम मोनेरा।
आर एस विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यूकेरियोट्स के कितने किंगडम बनाए? 4। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है जी। आर एस विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यूनिसेलर यूकेरियोट्स के कितने किंगडम बनाए? प्रोटिस्टा। विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टीसेलर यूकेरियोट्स के कितने किंगडम बनाए? 3। कौन कौन से? प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। याद रहेगा। नेक्स्ट, आर एस किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऑटोट्रॉप मल्टीसेलर यूकेरियोट्स के कितने किंगडम बनाए? 1। कौन सा? प्लांटी। आर एस विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टीसेलर यूकेरियोट एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों के कितने किंगडम बनाए? 1। कौन सा? फंजाई। आर एस विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टीसेलर यूकेरियोट इंजेक्शन टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वालों के कौन सा? एनिमेलिया। हो जाएगा। अरे बोलो। आर एस तो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने फाइलोजेनी भी फॉलो की थी, तो अपने को आर एस विटेकर के अकॉर्डिंग फाइलोजेनी फॉलो करनी है, अपने अकॉर्डिंग फाइलोजेनी नहीं फॉलो करनी। तो फाइलोजेनी फॉलो करनी है, तो फाइलोजेनी फॉलो करने के लिए मैं आपको ही बोलूंगा, लेकिन आर एस विटेकर के अकॉर्डिंग फाइलोजेनी फॉलो करनी है। फाइलोजेनी फॉलो करने के लिए आपको मैंने समझा रखा है, जब भी हम फाइलोजेनी फॉलो करेंगे तो क्या प्रिमिटिव टू एडवांस आएंगे? लेफ्ट साइड में एडवांस को लिखेंगे राइट साइड में। क्या बता रखा है? पहले फोटोग्राफी, उसके बाद में आगे। जल्दी कीजिए। हो गई? वेरी गुड। बताओ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बतानी है। सबसे पहले कौन सा किंगडम आएगा? है मोनेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद है फंजाई। वेरी गुड। फंजाई के बाद में प्लांटी। वाह क्या बात है। और एनिमेलिया। ठीक है, आपने अपना रंग दिखाया है, गलत है। मैंने बोला था आर एच विटेगर फाइलोजेनी फॉलो करनी है, मैंने बोला था आपके अकॉर्डिंग फाइलोजेनी फॉलो नहीं करनी। गलत है ये फाइलोजेनी। मैं आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग फाइलोजेनी फॉलो करता हूं। सबसे पहले क्या आएगा? मोनेरा। क्या आएगा? मोनेरा। मोनेरा आएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में नहीं बोल सकते कौन हो सकता है, क्या हो? फंजाई भी हो सकता है प्लांटी, और हो सकता है एनिमेलिया भी हो। सर कैसे बोल रहे हो ऐसे? बात चलेगी नहीं, माननी पड़ेगी। मोनेरस, मोनेरा के अंदर देखेंगे तो क्या है? प्रोकैरियोट्स। बोलोगे सबसे क्या है? प्रिमिटिव। उस इसको रखा है क्या? यूनिसेलर यूकेरियोट को। अरे बोलो, यूनिसेलर यूकेरियोट और यूनिसेलर यूकेरियोट क्या प्रोकैरियोट से एडवांस होंगे? और यूकेरियोट से एडवांस कौन होंगे? क्या मल्टीसेलर यूकेरियोट? अब यहाँ पे मल्टीसेलर यूकेरियोट है तो क्या तीनों ही मल्टीसेलर यूकेरियोट है? तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि पहले कौन है बाद में कौन है, तो हम तो ये बोलेंगे तीनों साथ में है। तो मल्टीसेलर यूकेरियोट के बेसिस पे बोले तीनों साथ में। ये फाइलोजेनेटिक व्यू किसके अकॉर्डिंग है? आर एच विटेकर। ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद में आर एच विटेकर, उस आर एच विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बैल्यून सिस्टम दिया था, सिस्टम गुब्बारे वाला, आपकी मॉड्यूल के अंदर नजर आ रहा होगा। ये बैल्यून सिस्टम है, इस बैल्यून सिस्टम को भी समझना जरूरी है, और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। थैंक यू सर। देखो कितना जल्दी बोले, छाणे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे कभी और। मंडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कैंसिल होगी ना मेरी। मेरी आज नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, आज नहीं है।
मेरी जगह दूसरे सर लेंगे, फिजिक्स वाले सर, ठीक है। अपन तो अगले वीक देखेंगे, कोई अच्छा मुहूर्त देख के लेंगे। आज सही नहीं था टाइमिंग। ये आपको समझ में तो आया है क्या? अरे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है समझ में तो आ रहा है ना? पक्का ना? ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच।